हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं शुभम कुमार अपने और आपके प्यार से सुंदर से यूट्यूब चैनल साइंस मंत्रा में फिर से स्वागत करता हूँ। आज हम लोग क्या देखने वाले थे। हम लोग देखने वाले थे यूनिट्स एंड मेजरमेंट के जो भी लेक्चर बच गए थे वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोगों ने क्या देखा था, हम लोगों ने देखा था फिजिकल क्वांटिटीज के टाइप्स, और हम लोग सीख रहे थे डायमेंशन फाइंड आउट करना, है ना। अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज के जो फॉर्मूलेस हैं उसके थ्रू हम लोग क्या निकाल रहे थे, डायमेंशन निकाल रहे थे। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज इस टॉपिक में जितने भी डायमेंशंस बाकी है आज इस वीडियो लेक्चर में मैं सारे के सारे डायमेंशंस क्लियर कर दूंगा। तो चलिए यार, करते हैं दो चार मीठी बात, है ना। देखते हैं क्या है। सबसे पहले आपको पढ़ना है बच्चों टाइम पीरियड। हम लोग का 20 नंबर तक क्लियर हो चुका था। आज हम लोग 22 से 21 से देखने वाले हैं ना। तो 20 नंबर तक क्लियर था, 21 से देखने वाले हैं। 21 में क्या आएगा बच्चों, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है, देखिए टाइम पीरियड। अब एक बात बताइए, टाइम पीरियड क्या पता चल रहा है, एक पीरियड मतलब जो एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम पे क्या करे, रिपीट करे। जैसे मान के चलिए एक आपके पास पेंडुलम है। पेंडुलम समझते हैं, एक धागे से आप एक स्फेरिकल बॉल को लटका दीजिए। मान लीजिए आप यहाँ से छोड़ दिए, यहाँ से छोड़ दोगे तो फिर जाएगा फिर आएगा, फिर जाएगा फिर आएगा, रिपीट करेगा, है ना। इसको ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। ये एक पीरियोडिक मोशन भी है क्योंकि रिपीट कर रहा है ना। फैन मान लीजिए घूम रहा है तो एक फिक्स टाइम पे क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो जो भी अपना मोशन को फिक्स टाइम पे एक रिपीट करे उसको हम लोग कहते हैं पीरियोडिक मोशन। अब पीरियोडिक मोशन में क्या होता है, यहाँ से मान लीजिए पेंडुलम को मैंने छोड़ा, यहाँ गया ट्यूं ट्यूं। तो एक ऑसिलेशन इसको हम लोग एक ऑसिलेशन कहते हैं। तो एक ऑसिलेशन पूरा करने का जो टाइम है उसको हम लोग कहते हैं टाइम पीरियड। या फिर मान लीजिए फैन घूम रहा है, अब फैन घूम रहा है तो एक चक्कर पूरा करने का, एक साइकिल पूरा करने का जो भी टाइम ले रहा है उसको हम लोग कहते हैं टाइम पीरियड। तो देखिए क्या हमने इसको जो है डेफिनेशन भी मैंने बताया है, क्या है बताइए टाइम पीरियड। टाइम पीरियड द टाइम टू कंप्लीट वन साइकिल, जो एक साइकिल पूरा करने का टाइमिंग है, या फिर वन रोटेशन द टाइम टू कंप्लीट वन साइकिल और वन रोटेशन इन अ पीरियोडिक मोशन। जो भी पीरियोडिक मोशन में वन साइकिल या फिर वन रोटेशन पूरा करने का जो टाइम है इसी को हम लोग क्या नाम दिए हैं बच्चों, टाइम पीरियड, है ना। टाइम पीरियड ना, नाम से पता चल रहा है कि टाइम है एक तरह से, है ना। तो इट इज डिनोटेड बाय टी, है क्या टाइम। बात को समझिए, कोई चीज घूम रहा है टिक टिक टिक, अब क्या कर रहा है वो रिपीट कर रहा है अपना टाइम, अपना मोशन को रिपीट कर रहा है। तो अब यहाँ से गया था, यहाँ से गया था और फिर आ गया। तो एक साइकिल पूरा करने का जो भी टाइम लिया उसको हम लोग क्या कहेंगे, टाइम पीरियड। या फिर मान लीजिए ऑसिलेशन हो रहा है तो यहाँ से छोड़े यहाँ गया फिर यहाँ आया, तो एक ऑसिलेशन पूरा करने का जो भी टाइम लिया इसी को हम लोग कहते हैं बच्चों टाइम पीरियड। व्हाट इज टाइम पीरियड, समझ में आ गया कि टाइम पीरियड क्या है, ये टाइम है, टाइम कुछ नया चीज नहीं है, टाइम है कि एक साइकिल पूरा करने का जो टाइम ले रहा है वो टाइम। तो आप बताइए टाइम का डायमेंशन हम लोग क्या देखें। तो बच्चों टाइम का डायमेंशन हम लोगों ने देखा है टी। क्या देखा है बच्चों, टी, ठीक है। तो टी होगा इसका डायमेंशन। ये आपका एक बेसिक फिजिकल क्वांटिटी में आ जाएगा क्योंकि बेसिक फिजिकल क्वांटिटी में देखा था टाइम भी था। और एसआई यूनिट में क्या है, एसआई यूनिट इसका हो जाएगा सेकेंड, ठीक है। देखिए यदि आप पहले का वीडियो नहीं देखे तो जाइए पहले उन वीडियोस को देखिए ताकि आपको सब शुरू से समझ में आएगा कि क्या हो रही है और क्या नहीं हो रही। कॉपी पेन जरूर निकाल लें और सबको नोट करना जरूर चालू करें ताकि आपको समझ में आए कि क्या क्या चीजें हो रही है, और नोट करना बहुत जरूरी है ना। तो नोट कीजिए सबको। देखिए आगे आते हैं फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी जस्ट एक दूसरे का उल्टा है, बच्चे हमेशा इस पर कंफ्यूज भी करते हैं। टाइम पीरियड क्या बताया मैंने कि एक साइकिल पूरा करने का जो टाइम उसको हम लोग क्या कहेंगे, टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी क्या है, देखिए जस्ट उल्टा समझिए। एक साइकिल पूरा करने का टाइमिंग क्या है, एक साइकिल पूरा करने का जो टाइमिंग है, जो भी टाइम है उसको हम लोग क्या कहेंगे, टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी क्या है, एक सेकंड में कितने रोटेशन, एक सेकंड में कितने रोटेशन। देखिए जस्ट उल्टा हो गया ना। हो सकता है 1000 बार रोटेशन, हो सकता है 5 बार रोटेशन, हो सकता है 2 बार रोटेशन, हो सकता है हाफ टाइम रोटेशन, हो सकता है 1/4 रोटेशन, कुछ भी हो सकता है। एक सेकंड का जितने रोटेशन है, चाहे आपका 1000 बार लगा रहा हो, लाख बार लगा रहा हो, चाहे 70 बार लगा रहा हो, जितने बार लगा रहा हो, एक सेकंड का जितना भी रोटेशन है उसी को हम लोग नाम दिए हैं फ्रीक्वेंसी। क्या नाम दिए बच्चों, फ्रीक्वेंसी। अब इसको मैं आपको समझाऊंगा कि ये होता क्या है। देखिए 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 फ्रीक्वेंसी क्या है, टोटल नंबर ऑफ रोटेशन, टोटल नंबर ऑफ रोटेशन। ये क्या था बताइए, द टाइम, ये टाइम था, ये टाइम नहीं है। यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है, रोटेशन।
टोटल नंबर ऑफ रोटेशन इन 1 सेकेंड। एक रोटेशन में जितना भी एक सेकंड में जितने बार रोटेशन होता है उसको हम लोग क्या नाम दिए हैं, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय एफ से कर सकते हो, या फिर इसको न्यू से भी कर सकते हो, या फिर ईटा से कर सकते हो। देखो फ्रीक्वेंसी एफ ये तो पता है आपको। न्यू कैसे लिखेंगे, न्यू देखिए कैसे लिखोगे, ऐसे करके ऐसे, है ना, वी को लिखते हो ना थोड़ा मोड़ के ऐसे, न्यू, ये न्यू है आपका साइन है, न्यू, एन ई डब्ल्यू, न्यू। और ये ईटा या फिर एन बोल सकते हो। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी को तीनों से आप डिनोट करते हो, है ना। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, एफ इक्वल टू 1/t। कहां से आया, क्यों आया, इस पर भी डिस्कस करेंगे। देखिए हमने क्या कहा, टाइम पीरियड में क्या बताया कि एक रोटेशन पूरा करने का जो टाइम है वो आपका क्या है, टाइम पीरियड। सोचिए जरा, सोचिए आप, मान लीजिए कि एक एक साइकिल को ये पूरा करता है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ से शुरू किया था और यहाँ से आया, ये यहाँ तक आया, मतलब 30 सेकंड में कितने रोटेशन बताइए, इसका टाइम पीरियड हो गया। यहाँ से यहाँ आया, मान लीजिए टी टाइम, तो ये इसका टाइम पीरियड। मान लीजिए एक चक्कर पूरा किया तो उस टाइम को हम क्या नाम दिए, टाइम पीरियड नाम दिए। तो टाइम पीरियड है, तो 30 सेकंड में मान लीजिए 1 रोटेशन, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 सेकंड में हमको तो 1 सेकंड का चाहिए, तो 1 सेकंड में ये टी नीचे चला जाएगा बच्चा, तो 1/t रोटेशन। तो यही हो जाएगा आपका क्या, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो 1 सेकंड में कितना रोटेशन, 1/4, 1/t। और एग्जाम्पल चाहिए तो और बताते हैं, जैसे मान लीजिए कि 4 सेकंड में है, वो एक चक्कर लगा लेता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से घूमा और 4 सेकंड में वो एक चक्कर घूमता है, कितने में, 4 सेकंड में 1 रोटेशन। ठीक है, आपको पता चल गया कि हाँ 4 सेकंड में भाई एक चक्कर पूरा कर ले रहा है। तो आप बताइए 1 सेकंड में कितना हो जाएगा, 1/4 रोटेशन। मतलब वो यहाँ से लेकर यहाँ तक ही आएगा, यहाँ से लेकर आपका यहाँ तक 1/4 रोटेशन ही आएगा। तो आप बताइए कमेंट बॉक्स पे, मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ कि 10 सेकंड में मान लीजिए उसका टाइम पीरियड कितना है, 10 सेकंड, मतलब 10 सेकंड में 1 रोटेशन, तो उसका फ्रीक्वेंसी बताइए क्या होगा। कमेंट बॉक्स में जाइए और बताइए क्या होगा। ठीक है, तो समझ में आ गया, ये समझ में आ गया तो आप बताइए कि 10 सेकंड में उसका टाइम पीरियड है तो उसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा, है ना। अब बताइए, तो अब डायमेंशन आते हैं, तो डायमेंशन क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए टाइम पीरियड का क्या बताया था, टी, तो टी का यहाँ पे टी बैठा देंगे, तो टी का पावर क्या हो जाएगा, -1, टी का पावर -1। और फिर इसका यूनिट क्या हो जाएगा, आप पर सेकंड बोल सकते हो क्या, जैसे बोल सकते हैं 10 रोटेशन पर सेकंड, है ना, पर सेकंड है, रोटेशन तो कोई यूनिट नहीं है, रोटेशन पर सेकंड, है ना, पर सेकंड। इसी को पता है क्या बोलते हैं हम लोग, हर्ट्ज। क्या आपने कभी नाम सुना है, बिल्कुल सुना होगा पहले, हर्ट्ज। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट होता है वो होता है हर्ट्ज। कितने नंबर ऑफ रोटेशन या ऑसिलेशन जो भी ये कर रहे हैं वो आपका हो गया हर्ट्ज। अब आते हैं प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट क्या है, देखिए प्लैंक एक साइंटिस्ट का नाम था, जिन्होंने क्या बताया था कि जब लाइट मूव करती है तो लाइट एनर्जी को लेके चलती है ना, और वो एनर्जी किस फॉर्म में जाती है, तो फोटोन के फॉर्म में जाती है। किस फॉर्म में जाती है, फोटोन। बात को समझिएगा कि लाइट जब जाती है तो उसमें एनर्जी के छोटे 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 पैकेट्स होते हैं, उन पैकेट्स को हम लोग नाम देते हैं फोटोन। और यही फोटोन है जो आपका एनर्जी कैरी करती है, मतलब एनर्जी को ले जाने का काम किसका है, इन्हीं फोटोन्स का। तो आप एक बात बात बताइए, फोटोन्स को ये लेके जा रही है, फोटोन्स को, ठीक है, मैंने फोटोन से आप एनर्जी लेके जा रही है, तो इसकी एनर्जी कितनी होती है, अब लाइट जाती है, लाइट तो एक एनर्जी है, तो उसको कौन लेके जाती है, तो फोटोन लेके जाती है, तो अब एनर्जी कितनी होती है। तो प्लैंक ने क्या बताया कि देखिए कि लाइट का एनर्जी कितना होगा, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि उसका फ्रीक्वेंसी कितना है। यदि फ्रीक्वेंसी उसकी ज्यादा है तो एनर्जी भी ज्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए सन है, तो सनलाइट आ रहा है तो उसका अलग एनर्जी होगा, है ना। और आपका जो एलईडी बल्ब है उसका फ्रीक्वेंसी अलग होगा, मतलब दोनों का एनर्जी में भी अंतर है, किसके कारण, फ्रीक्वेंसी के कारण। तो देखिए क्या बताया, एनर्जी ऑफ फोटोन, जो है फोटोन का जो एनर्जी होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, उसके फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा। फील कीजिए, फिजिक्स को फील कीजिए, समझ में आएगा। फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो एनर्जी ज्यादा, क्या। तो अब देखिए ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू। अब जैसे ही हटाएंगे बच्चा वहां आएगा एक कांस्टेंट, नाम है इसका प्लैंक कांस्टेंट। नाम क्या है बच्चों, प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इक्वल टू एच न्यू, पता चल गया कि फोटोन का एनर्जी इतना ही होता है, इक्वल टू ई फॉर एनर्जी, एच प्लैंक कांस्टेंट, न्यू फ्रीक्वेंसी। अब आपको एच का डायमेंशन निकालना है। देखिए आपको यहाँ ज्यादा कुछ सीखना नहीं है, दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि ये सब आगे जाकर हम लोग को पढ़ना ही है ना। यहाँ केवल आपको सीखना क्या है, यहाँ आपको सीखना है कि फॉर्मूला से आपका डायमेंशन कैसे निकल रहा है, बस इतना ही जानना है। तो देखिए इक्वल टू क्या हो गया, एच न्यू, तो एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई अपॉन न्यू, एच इक्वल टू ई अपॉन न्यू। तो बताइए इसका डायमेंशन एनर्जी का क्या होता है, याद कीजिए वो दिन वो समय वो दौर, ml2 t-2, एंड फ्रीक्वेंसी का बच्चों टी।
टू द पावर -1, टी टू द पावर -1, देखिए बताया था आपका टी टू द पावर -1 यहाँ पे। तो क्या हो गया बताइए, डायमेंशन क्या हो गया, एम L2 और टी, देखिए यहाँ -2 और ये ऊपर जाएगा तो -2 एंड +1, बोले तो बच्चों एम L2 और टी टू द पावर माइनस प्लस माइनस, दो में से एक माइनस कर दिए तो साइन बड़े वाले का माइनस। तो क्या हो गया बच्चों डायमेंशन बताइए, तो इसका डायमेंशन यहाँ मैं लिख देता हूँ, डायमेंशन हो गया आपका एम L2 एंड टी -1, इसको बिग ब्रैकेट से आप घेरिए। ऐसा यूनिट क्या होगा, ऐसा यूनिट क्या होगा, आप यहाँ से बोलोगे तो आपको पता है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड, उतना छोड़िए, यहाँ से बताइए एनर्जी का क्या होगा, जूल, क्या होता है जूल, और इसका बताइए पर सेकंड या हर्ट्ज बोलते थे, तो सेकंड ऊपर चला जाएगा तो क्या निकलेगा, जूल सेकंड। और आपको बच्चों इसका वैल्यू भी याद रखना है, वैल्यू ऑफ प्लैंक कांस्टेंट, पता है कितना होता है बच्चों, प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू आपको याद रखना है, यस याद रखना है, तो इसका वैल्यू होता है 6.625 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, इतना होता है, याद रखिए 6.625, कहीं कहीं आपको 6.63 लिख के दे देगा ना, और 10⁻⁻34 ये आप रखिएगा याद, 6.625 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, ये आपका हो जाएगा। तो हम लोगों ने कहा देखा 23, ठीक है, और आगे देखेंगे अब हम लोग देखेंगे 24 में कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है, इसको जानने से पहले आपको समझना होगा विस्कस फोर्स क्या होता है। क्या आपने कभी बाल्टी में रखा हुआ पानी को हाथ से घुमाया है, बिल्कुल घुमाया, तो घुमाने पर होता क्या है, उस पर एक टॉर्नेडो टाइप में आप देखे होंगे कि घूमते घूमते एक टॉर्नेडो बन जाता है ना, ये क्यों, इसका बनने का कारण क्या है, तो देखिए पानी में एक्चुअली मान लीजिए एक बाल्टी में पानी है, ठीक है समझिएगा, है ना, एक बाल्टी में आप क्या ले लेते हो, पानी ले लेते हो, अब इस पानी में एक्चुअली है क्या, लेयर्स बटा हुआ है, हमें नहीं दिख रही बट होती है, लेयर्स होती है ना। अब जब हम ऊपर का लेयर पे फोर्स घुमाते हैं तो नीचे का लेयर उसको करता क्या, अपोज करता है, समझिए एक तरह से फ्रिक्शन, हिंदी में यदि पढ़ा होगा तो आपको पता होगा घर्षण। जब ऊपर का लेयर घूम रहा है तो नीचे का लेयर उसको क्या करती है, रोकने का प्रयास करती है, लेकिन है क्या फ्लूइड, फ्लूइड है तो साथ साथ घूमती है लेकिन स्लो घूमती है, और नीचे जाते हैं तो और स्लो घूमती है, और नीचे जाते हैं तो और स्लो घूमती है, और जैसे जैसे नीचे जाते हैं विस्कस फोर्स भी कम होता चला जाता है ना। तो जब ऊपर का लेयर घूमता है तो नीचे का लेयर इसको रोकने का प्रयास करता है, तो ये दो लेयर्स के बीच में जो ये ऑपोजिंग फोर्स है, जो रोकने के लिए लगाया गया फोर्स है, इसी को हम लोग कहते हैं विस्कस फोर्स। विस्कस मतलब क्या होता है, चिपचिपापन, कोई चीज का गाढ़ापन, है ना, इसको हम कहते हैं विस्कस। तो विस्कस देखिए, विस्कस फोर्स क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को समझिए, विस्कस फोर्स क्या है, जो F होता है इस पे जो फोर्स लग रही है ये किन किन बातों पर डिपेंड करेगी, पहला कि इसका कांटेक्ट एरिया कितना है, कांटेक्ट एरिया ज्यादा है तो फोर्स भी ज्यादा लगेगा, और कम है तो कम लगेगा। और सेकंड आपको समझना होगा कि dv/dx क्या है, ये dv मतलब होता है आपका वेलोसिटी में चेंजेस, और dx क्या है, विथ रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट, x क्या है डिस्प्लेसमेंट। तो समझिए आप जैसे जैसे आप नीचे आओगे, जैसे जैसे नीचे आओगे आपका डिस्प्लेसमेंट के साथ वेलोसिटी क्या होगा, कम होगा, कम होते जाएगा, है ना, मतलब वेलोसिटी में चेंज हो रहा है किसके साथ, डिस्प्लेसमेंट के साथ। बट इस डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू बड़ा नहीं है, छोटा वैल्यू, मतलब एक छोटे से नीचे आ रहे हैं तो आपका वेलोसिटी कितना आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मान लीजिए वेलोसिटी v है, नीचे आते हैं कुछ दूर आते हैं तो उसका वेलोसिटी क्या होगा, मान लीजिए v माइनस डेल्टा v, कुछ कम आया है ना, कितने डिस्टेंस पर, यहाँ मान लीजिए x है और यहाँ x माइनस डेल्टा x है। तो हो क्या रहा है एक्चुअली, जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं तो वेलोसिटी का वैल्यू भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो इसी को हम लोग कहते हैं क्या बच्चों, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट के साथ वेलोसिटी में चेंजेज हो रही है, इसको हम लोग पढ़ेंगे आगे, है ना, पढ़ना है। तो फिलहाल अभी जानिए कि जो विस्कस फोर्स होता है ना, दो फ्लूइड के दो लेयर्स के बीच में जो फोर्स होता है ये क्या होता है, कांटेक्ट एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और दूसरा वेलोसिटी ग्रेडियंट पे, इसको हम लोग वेलोसिटी ग्रेडियंट बोलते हैं, dv/dx, यदि यहाँ पे टाइम रहता ना तो इसको रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी बोलते हैं। बट कभी भी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का चेंज डिस्प्लेसमेंट के साथ दिखाया जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं ग्रेडियंट, क्या कहते हैं बच्चों, ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का मैं बताऊंगा आगे भी कि क्या होता है एक्चुअली, देखिए तो F इक्वल टू क्या है, अब देखिए किस पे डिपेंड था, ए पर और dv/dx पर। अब जैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटा देंगे तो क्या आएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा जो हमेशा की तरह, यहाँ पे भी आता है क्या, ईटा। अब ईटा क्या, यही तो है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, हर एक फ्लूइड का अपना एक कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी वैल्यू होता है ना, ये वैल्यू जितना अधिक रहेगा विस्कस फोर्स उतना ही ज्यादा होगा। आपको एग्जांपल देते हैं, मान लीजिए आपके पास एक बाल्टी में पानी है,
एक बाल्टी में आपका हनी है और एक बाल्टी में आपका मान लीजिए जेली है ना, कोई भी जेली या मान लीजिए टूथपेस्ट। तो आप तीनों को घुमाते हो सेम फोर्स से, क्या तीनों में सेम फोर्स लगे क्या अलग अलग लगे? सेम बाल्टी है, एरिया सेम है, ठीक है, आप फोर्स सेम लगा रहे हो। तो आप देखोगे कि पानी में विस्कस फोर्स कम है एज कंपेयर देन हनी। और हनी हनी से भी आपको किस में ज्यादा फोर्स मिलेगा? काफी मिलेगा, बताइए। क्लो मतलब वो जो आपका टूथपेस्ट है, क्यों? उसमें गाढ़ापन ज्यादा है। तो ये अंतर जो हो जा रहा है, ये अंतर होने का कारण है क्या? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। हर एक लिक्विड का अपना एक कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी अलग अलग होता है। तो आपको डायमेंशन किसका निकालना है? इसी का तो निकालना है, किसका? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का। बताइए क्या होगा? देखिए, ईटा का निकालना चाहिए, पूरा डिवाइड में आ जाएगा और माइनस इधर चला जाएगा। आपको माइनस अभी ध्यान नहीं रखना है, वैल्यू को ध्यान देना है आपको। देखिए एफ इक्वल टू क्या? ईटा ए डिवी बाई डी एफ। तो ईटा इक्वल टू क्या हो गया बताइए? ये डिवाइड में आ जाएगा, तो एफ अपॉन ए डिवी बाई डी एफ। चलिए पुट करते हो, निकालते हैं। फोर्स का डायमेंशन आपको पता होना चाहिए, एम एल टी माइनस टू। अच्छा, एरिया का क्या होता है बच्चों? एरिया का एल स्क्वायर, बहुत बढ़िया। वेलोसिटी का क्या होता है बताइए? वेलोसिटी है ये एल टी माइनस वन, और ये डिस्प्लेसमेंट है तो आपको एल। ज्यादा ध्यान नहीं देना, डीवी ये क्या है। डीवी मतलब आपका समझिए वेलोसिटी में चेंज, और डीएक्स मतलब आपका डिस्प्लेसमेंट में चेंज। अभी फिलहाल इतना ही समझिए। अब एल और एल क्या हो गया? कट गया, यहाँ से एक एल यहाँ से कट गया, क्या निकला? देखिए एम निकला, ठीक है भाई, एम निकला। एल टू दी पावर ऊपर जाएगा तो माइनस वन, और टी देखिए यहाँ माइनस टू, और ये ऊपर जाएगा तो प्लस वन। क्या हो जाएगा बच्चों? माइनस टू और प्लस वन, निकल के आएगा एम एल माइनस वन एंड टी माइनस वन। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान रखिएगा। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन होता है एम एल माइनस वन टी माइनस वन, ठीक है। अब बताइए इसका ऐसा यूनिट क्या होगा? चलिए यहाँ लिख देते हैं। ऐसा यूनिट क्या होगा बताइए? एसआई यूनिट, ऐसा यूनिट क्या होगा बताइए? चलिए निकालते हैं। बताइए फोर्स का, बताइए फोर्स का, बताइए आप। न्यूटन। एरिया का मीटर स्क्वायर। वेलोसिटी का बताइए मीटर पर सेकेंड, और डिस्प्लेसमेंट का मीटर। एगो मीटर मीटर कट गया, देखिए न्यूटन ऊपर जाएगा तो पर मीटर स्क्वायर, और सेकंड ऊपर, तो न्यूटन और सेकंड आपका माइनस वन, ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और मीटर स्क्वायर आपका पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब सीजीएस निकालने जाएंगे तो क्या होगा बताइए? सीजीएस आप बताइए, सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगा बच्चों? बताइए बताइए बताइए। डाय सेकेंड और पर सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या हम यहाँ से नहीं बोल सकते? बोल सकते, केजी पर मीटर पर सेकंड बोल सकते हैं, क्यों नहीं बोल सकते? बिल्कुल बोल सकते हैं। पता है इसको आप लोग पॉइज बोलिएगा, क्या बोलिएगा? पॉइज। इस कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का जो सीजीएस यूनिट है, इतना ना बोल के पॉइज बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पॉइज। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का सीजीएस यूनिट पॉइज होता है। तो अब बताइए ये पॉइज हो गया, तो पता है इसको क्या बोलते हैं? डेका पॉइज। अब आप लोग बताइए इसको डेका पॉइज ही क्यों बोलते हैं? क्योंकि आपको पता होना चाहिए, डेका मीन्स होता है 10। आप निकाल के देखिए तो आपको मिल जाएगा वैल्यू। देखिए एक न्यूटन में कितना डायल होता है बताइए? 10 टू द पावर 5। याद कीजिए, पहले मैंने बताया। नहीं देखा यूट्यूब पे पहले वीडियो तो जाइए आप देखिए, बाकी सारे वीडियो देखिए तब समझ में आएगा, है ना। तो एक न्यूटन में कितना होता है? 10 टू द पावर 5। अब सेकंड तो सेकंड ही है, और ये देखिए मीटर स्क्वायर है, तो 10 टू द पावर यहाँ पे 100 हो जाएगा आपका। 100 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 4। तो आप सोचिए, ये हो गया 10 टू द पावर 5 न्यूटन, और ये आ जाएगा आपका 10 टू द पावर 4। कट जाएगा तो कितना हो जाएगा? एक 10 बचेगा। इसीलिए देखिए एक पॉइंट में एक डेका पॉइंट में 10 पॉइंट हो जाता है, ये 10 हो जाता है। इसीलिए इसीलिए बच्चों क्या होता है? एक डेका पॉइंट में क्या होता है बोलिए? 10 पॉइंट्स, ठीक है। तो याद रखिए कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का सीजीएस यूनिट पॉइंट। और जब डेका पॉइंट, इसको हम लोग डेका पॉइंट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब इसका वैल्यू इसमें निकाला गया तो 10 आया, 10 पॉइंट आया, तो इसलिए 10 पॉइंट्स को क्या बोल दिया? डेका बोल दिया। जब इस पॉइंट्स को इसमें निकालेंगे तो 10 पॉइंट आएगा। आप चेंज कीजिए टाइम में तो देखिए आ जाएगा वैल्यू, है ना। ठीक है, आगे आते हैं तो सरफेस टेंशन की बात करते हैं। व्हाट इज सरफेस टेंशन? सरफेस टेंशन क्या होता है बच्चों? बताइए बताइए, सरफेस टेंशन क्या होता है? सरफेस टेंशन क्या होता है बताइए? सरफेस टेंशन क्या होता है कि कोई भी फ्लूइड जो होता है ना, फ्लूइड, उसका जो अपर सरफेस है, अपर सरफेस मतलब जो फ्री सरफेस है, जो हवा के कांटेक्ट में है, वो एक मेम्ब्रेन की तरह काम करता है, मतलब खींचा हुआ एक झिल्ली की तरह काम करता है। देखिए मान लीजिए कि एक पानी को हम एक सरफेस पे रखते हैं, तो क्या पानी को सरफेस पे रखते ही फैल जाता है? नहीं, वो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाता है, ऐसे ऐसा, है ना। क्यों ऐसा बना रहा है भाई? क्योंकि इसका जो ऊपर का लेयर है, ये मेम्ब्रेन जो है, जिसको हम बोलते हैं अपर लेयर, वो एक मेम्ब्रेन की तरह काम कर रहा है, खिंचा रहा है चारों तरफ से, वो
अट्रैक्ट कर लिया अपने मॉलिक्यूल को, है ना, अपने मॉलिक्यूल को चारों तरफ से क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक एक इसको यहाँ पे एक लेंथ खींच देते हैं, मान लीजिए इसका लेंथ है एल, और इस पे फोर्स हम मेजर करते हैं कि इस एल लेंथ पे कितनी फोर्स काम कर रही है। तो एल लेंथ पे मान लीजिए एफ फोर्स काम कर रही है, तो एक पे कितना, एफ अपॉन एल, इसी को कहा जाता है सरफेस टेंशन। किसी फ्लूइड का पर यूनिट लेंथ पे कितना इंटरमोलिकुलर फोर्स काम कर रहा है, इसी को हम लोग क्या नाम दिए हैं, सरफेस टेंशन। देखिए यही सरफेस टेंशन है बच्चों, जिसके कारण जब जो बारिश का बूंद है वो कैसा होता है, स्फेयर क्यों होता है। बारिश का जो बूंद है, रेन ड्रॉप्स है, उसका वेट क्या होता है, लगभग नेग्लिजिबल होता है, बहुत कम। अब बहुत कम वेट है, वो आ रहे बहुत ऊपर से, अब वो अपना फ्री सरफेस का जो सरफेस टेंशन है वो क्या हो रहा है, खिंचाव है, ज्यादा है, तो वो अपना एरिया को क्या चाहती है, अपना एरिया को कम से कम करना चाहती है, कम से कम एरिया। और आपको पता होना चाहिए जितने भी शेप है, सबसे अधिक वॉल्यूम में जो सबसे कम एरिया होता है वो होता है आपका स्फेयर का, इसलिए अपना वो शेप को कैसा अरेंज कर लेती है, स्फेयर, ताकि उसका एरिया क्या हो जाए, कम हो जाए, जितना वॉल्यूम है ना, जिस वॉल्यूम पे कम हो जाए। पानी को आप फेंकिए, क्या बनेगा, स्फेयर बनने का कारण क्या है, अपने एरिया को कम से कम करना चाहता है, किसके कारण, सरफेस टेंशन के कारण। ठीक है, एक एक बाल्टी में पानी लीजिए, अपर का लेयर वो क्या चाहती है, वो कम से कम खिंचाना चाह रही है, इस प्रॉपर्टी को हम लोग सरफेस टेंशन कहते हैं। ठीक है, अब यही सरफेस टेंशन है जिसके कारण मच्छर भी बैठ पाता है पानी के ऊपर। सरफेस टेंशन नहीं होता तो मच्छर क्या होता है, डूब जाता है टुबुक से, लेकिन सरफेस टेंशन है इसलिए वो उसके ऊपर बैठ पा रही है। ठीक है, तो बताइए, समझ में तो आ ही गया होगा, बाकी तो चैप्टर में पढ़ना ही है, क्या चैप्टर में पढ़ेंगे तो अच्छा से डिस्कस करेंगे आप, है ना। बताइए फोर्स का डायमेंशन बताइए, फोर्स का डायमेंशन होता है बच्चों एम एल टी माइनस टू, और लेंथ का एल, तो एल और एल कैंसल आउट हो गया, तो क्या आ गया बच्चों, एम, एल का पावर जीरो भी बोल सकते हो, टी माइनस टू। ठीक है, यूनिट बता दीजिए आप हमको इसका, एसआई यूनिट, एसआई यूनिट, एसआई यूनिट क्या होगा बच्चों, देखिए यहां से बोलोगे तो केजी पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन इसका इस्तेमाल होता ही नहीं है, होता किसका, देखिए फोर्स का न्यूटन और लेंथ का मीटर, तो हो जाएगा न्यूटन पर मीटर। ठीक है, अब आते हैं सीजीएस, बता दीजिए आप, सीजीएस यूनिट बताइए क्या होगा। तो देखिए फोर्स का होता है डाइन, और लेंथ का होता है सेंटीमीटर, तो डाइन पर सेंटीमीटर भी होता है। अब आइए सरफेस एनर्जी के, सरफेस एनर्जी क्या है कि किसी भी, देखिए अभी आपको क्या होता है, सरफेस टेंशन बताया, सरफेस टेंशन क्या है कि अपर का लेयर कैसा काम कर रहा है, वो अपने आप को खींचना चाह रहा है, एरिया को कम, एरिया को अपना जो जगह है वो कम से कम करना चाहता है। ठीक है, देखिए पुराने लोग जो थे ना बाबू, वो भले ही कम पढ़े लिखे थे, लेकिन समझदारी बहुत ज्यादा था, ब्रेन जो आईक्यू लेवल था ना वो बहुत ही ज्यादा था। देखिए जितना भी आप देखोगे जिसमें पानी रखा जाता है बर्तन, वो ज्यादातर स्फेरिकल शेप का है, क्यों है शेप का, स्फेरिकल शेप का, सोचो जरा, क्योंकि देखिए हम उन लोगों को पता था कि जो जगह होता है ना घर में, जगह वो कम होगी, तो आपका देखिएगा पहले का जितने बर्तन वो मिट्टी के होते थे, और मिट्टी में आपका क्या रखा जाता था, तो धान वगैरह सब कुछ उसमें हम लोग रख देते थे। ठीक है, धान वगैरह चावल वगैरह सब ज्यादातर मिट्टी के घड़ा पे ही रखा जाता था। उसका सिर्फ घड़ा ही क्यों बनाया गया, घड़ा इसलिए बनाया गया क्योंकि घड़ा का जो है एरिया कम से कम होता है, और कम एरिया में वो अधिक से अधिक अमाउंट रख सकती है। मतलब जैसे मान लीजिए पानी रखना है, तो उस पानी पानी वो अधिक रख सकता है, लेकिन जगह क्या करेगा, कम लेगा, मतलब कम जगह पे अधिक वॉल्यूम किसका होता है, स्फेयर का होता है। यही कारण है कि हम लोग का जितना भी, देखिए पुराने लोग भले ही बताए ना, भले ही कम पढ़े लिखे होंगे, लेकिन आईक्यू लेवल और समझदारी बहुत ही ज्यादा था, है ना। तो लोग समझते थे कि जगह आपका कम होगा तो आप क्या कर सकते हो, कम जगह पे अधिक पानी रखना है तो आप घड़ा का इस्तेमाल कर सकते हो, क्यों, घड़ा का वॉल्यूम ज्यादा बट एरिया कम होता है। ठीक है, तो अब आते हैं सरफेस एनर्जी की, और सरफेस देखिए क्या बोले, सरफेस टेंशन जो होता है, सरफेस टेंशन, वो सरफेस टेंशन के कारण क्या होता है, खिंचाव खींचता है, जिस कारण वो एरिया को क्या चाहता है, कम से कम। अब मान लीजिए इसमें पानी में हम शैम्पू डाल दिए, तो क्या होगा, सरफेस टेंशन बढ़ जाता है, क्योंकि अब बबल्स बनना है। यदि आप नॉर्मल पानी में बबल्स बनाओगे तो नहीं बनेगा, क्योंकि पानी क्या है, मोटा है। अब उसमें हम क्या कर देते हैं, हम क्या डाल देते हैं, शैम्पू डाल दो तो और पतला हो जाएगा। अब उसमें बबल्स बनाइए तो बबल्स खुल जाता है, क्यों, क्योंकि अब सरफेस टेंशन क्या है, ज्यादा है, वो पतला लेयर में बन सकते हैं ना। तो अब देखो, अब क्या है, इसको सरफेस एनर्जी होता क्या है, तो आपका जो सरफेस टेंशन है उसमें, सरफेस टेंशन, और आप एरिया कितना बढ़ा रहे हो, तो उसमें जो एनर्जी जमा हो जाए, मान लीजिए एक बबल है, ठीक है, अब उस बबल को आप फुला रहे हो, तो उसमें क्या काम कर रहा है, सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन और कितना एरिया बढ़ा, उन दोनों के प्रोडक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, सरफेस एनर्जी। अब सरफेस एनर्जी का डायमेंशन निकालिए,
सरफेस टेंशन का क्या था बताइए? सरफेस टेंशन का था आपका ml माइनस 1 एंड ml 0 एंड t माइनस 2। और बताइए इसका एरिया का क्या था? एल स्क्वायर। तो क्या आ गया बताइए सरफेस एनर्जी का? ml2 t माइनस 2। क्या है? ml2 t माइनस 2 है ना। अब आगे क्या डिस्कस करते हैं इसका एसआई यूनिट। एसआई यूनिट क्या होगा ये तो आपको पता ही होना चाहिए। क्या? केजी, मास का केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। क्या यहाँ से नहीं बोल सकते? यहाँ से भी तो बोल सकते हैं बच्चों। क्या? न्यूटन पर मीटर था, ठीक है। सरफेस टेंशन का क्या हो गया? न्यूटन पर मीटर। और फिर इसका क्या हो गया? एरिया। तो न्यूटन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। देखिएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू न्यूटन पर मीटर, इसका क्या होगा? मीटर स्क्वायर। एक मीटर मीटर कट जाएगा तो आपका निकलेगा न्यूटन मीटर। ये नहीं बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं, ठीक है। सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगा बच्चों? सीजीएस यूनिट आपका हो जाएगा ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। यहां से बोला जाए तो डाइन सेंटीमीटर, ठीक है। अब दो ग्रेडियंट बताऊंगा आपको, दो ग्रेडियंट को समझिए, है ना। वेलोसिटी ग्रेडियंट जो आपको यहाँ पे आया था, है ना, इसको मैंने अलग से ही बताया। वेलोसिटी ग्रेडियंट का मतलब क्या है? वेलोसिटी ग्रेडियंट का मतलब है बच्चा चेंज इन वेलोसिटी, लेकिन किसके साथ? किसके साथ बताइए? चेंज इन वेलोसिटी, डेल्टा भी। जब भी आप चेंज को दिखाइएगा तो डेल्टा से दिखाइएगा, डेल्टा भी। मतलब वेलोसिटी में चेंज किसके साथ? डिस्प्लेसमेंट के साथ। कभी भी आप वेलोसिटी में चेंजेस को दिखा रहे हो किसके साथ? डिस्प्लेसमेंट के साथ। बट एक कंडीशन लगाइएगा, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो। मतलब ये जो एक्स का जो चेंज है ये बहुत बड़ा चेंज नहीं है, छोटा चेंज के साथ आपका वेलोसिटी कितना चेंज हो रहा है, इसी को हम लोग कहते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिए, डीवी बाई डी। अब डायमेंशन निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। वेलोसिटी में चेंज तो एल टी माइनस 1, और ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट, तो एल एल और एल कट गया, क्या निकला? टी टू दी पावर माइनस 1। ये आपका हो गया वेलोसिटी ग्रेडियंट। ऐसा यूनिट की बात करें तो बच्चा यहाँ से तो पर सेकंड ही निकलेगा, पर सेकंड, है ना, ठीक है। तो वेलोसिटी। अब आपको प्रेशर ग्रेडियंट का निकालना है, तो बताइए प्रेशर ग्रेडियंट क्या होगा अभी बताइए? चेंज इन प्रेशर विथ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। बट एक कंडीशन लगाना है। क्या कंडीशन लगाना है? कि आपका जो डिस्प्लेसमेंट में चेंज है वो बड़ा चेंज नहीं है। मतलब कभी भी ग्रेडियंट को दिखाते हैं तो किसके साथ दिखाते हैं? डिस्प्लेसमेंट के साथ। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आपका 28 नंबर में बताता हूँ, है ना, वो आज का लास्ट टॉपिक होगा। अब हम लोग क्या देखेंगे बच्चों? प्रेशर ग्रेडियंट। प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब क्या हो? क्या बताएं आपको? चेंज इन प्रेशर, चेंज इन प्रेशर, चेंज इन प्रेशर, बट बट किसके साथ? विथ रिस्पेक्ट टू, विथ रिस्पेक्ट टू किसके साथ बताइए? डिस्प्लेसमेंट के साथ, है ना, कि डिस्प्लेसमेंट के साथ कितना चेंज आ रही है। बट एक कंडीशन आपको लगाना है। क्या कंडीशन लगाना है? कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो कोई बड़ा चेंज नहीं है, बहुत मतलब बहुत से छोटे से चेंज पर आपका क्या चेंजेज आ रहा है ना। छोटे से डिस्प्लेसमेंट में चेंज के साथ प्रेशर में क्या चेंज आ रहा है ना। तो इसको हम लोग बोलेंगे लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे बताइए? यहाँ पे आ जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, और ऊपर में लिखेंगे डेल्टा पी, मतलब प्रेशर में चेंज किसके साथ? डिस्प्लेसमेंट के साथ। तो इसी को हम लोग बोलते हैं डीपी बाई डीएक्स, ठीक है। डीपी बाई डीएक्स मतलब चेंज इन प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट। बट एक कंडीशन क्या है? कि डिस्प्लेसमेंट बड़ा नहीं है, छोटा है ना। तो बताइए अब इसका निकालना कोई बड़ी बात नहीं। क्या हो गया बताइए? इसका इसका डायमेंशन क्या दिखा था प्रेशर का? एम एल माइनस 1 टी माइनस 2, और लेंथ का आपका एल। तो एल और ऊपर चला जाएगा तो क्या जाएगा बोलिए? एम एल माइनस 1 और एक माइनस 1 तो माइनस 2 और टी माइनस 2। ये आपका क्या हो जाएगा? प्रेशर ग्रेडियंट का। ऐसा यूनिट आप खुद निकालिए। क्या? ऐसा यूनिट खुद निकालिए आप। क्या होगा बताइए? मास का केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ से बोले तो बोलिए पास्कल, पास्कल पर मीटर भी आप बोल सकते हो, है ना, पास्कल पर मीटर। तो आज का वीडियो लेक्चर यही समाप्त करते हैं। अब एक लास्ट वीडियो आएगा, लगभग उसमें है, उसमें खत्म हो जाएगा, है ना। तो ये आपका जो है आज का वीडियो लेक्चर यही समाप्त करते हैं। वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर से जरूर दबाइए, ताकि मेरे सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए और बने रहे इसी तरह से हमारे वीडियो को। धन्यवाद सपोर्ट करने के लिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।